आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी नोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर्स के। तो सबसे पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट मैप को देखेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि इसे ग्लैंड भी कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? क्रैनियल नर्व से और स्पाइनल नर्व से। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से। इसके बाद हम देखते हैं जो ब्रेन है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो ब्रेन को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? ब्रेन के टोटल 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। उसके बाद हम आगे देखते हैं जो हिंड ब्रेन होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। इसके 3 पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। इसके बाद हम आगे देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब प्लांट का देखते हैं। प्लांट के अंदर बताया गया है एक तो प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम होता है फाइटो हार्मोन भी इसे कहते हैं। दूसरा इसमें मूवमेंट होते हैं। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं एक तो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ग्रोथ के लिए काम करते हैं, और एक ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, मतलब जो ग्रोथ को रोकते हैं। तो जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकिनिन, 3 होते हैं। और ग्रोथ इनहिबिटर मतलब जो ग्रोथ को रोकते हैं वो कौन सा होता है? वो कौन सा हार्मोन होता है? प्लांट हार्मोन एब्सिसिक एसिड। कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड। इसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट। मूवमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट और एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स के भी कितने पार्ट होते हैं? कम से कम इसके 5 पार्ट होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट के भी। तो 5 पार्ट हम इसके देखेंगे। सबसे पहला है हाइड्रोट्रोपिज्म जो वाटर से रिलेट करता है, जियोट्रोपिज्म जो ग्रेविटी से रिलेट करता है, फोटोट्रोपिज्म जो लाइट से रिलेट करता है, केमोट्रोपिज्म जो केमिकल से रिलेट करता है, और थिग्मोट्रोपिज्म जो टेम्परेचर से रिलेट करता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट मैप था जो कंप्लीट हो गया। अब आगे हम कुछ पॉइंटों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो फर्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वो दे रखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। मतलब बोला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब रिस्पॉन्ड करते हैं एंड रिएक्ट टू चेंज द एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो उनका रिस्पॉन्ड होता है। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। जब एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने के लिए मिलता है तो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। इसी को कहते हैं स्टिमुलाई। क्या कहते हैं इसको? स्टिमुलाई। और ये चेंजेस किसके थ्रू हो सकता है? लाइट के थ्रू हो सकता है, हीट के थ्रू हो सकता है, कोल्ड के थ्रू हो सकता है, साउंड के थ्रू हो सकता है, स्मेल के थ्रू हो सकता है और टच के थ्रू हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं और एनिमल भी रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलाई, बट इन डिफरेंट मैनर, लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। अब एनिमल के बारे में हम देखेंगे। तो एनिमल के इसके अंदर 2 सिस्टम बताए गए हैं, एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो प्रोवाइडेड किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? एक तो नर्वस के थ्रू और एक मस्कुलर टिश्यू के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क, मतलब उसका नेटवर्क फैला होता है जो नर्व सेल होते हैं और न्यूरॉन होते हैं, एंड इज स्पेशलाइज्ड बाय कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, मतलब एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। इसके बाद हम देखते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर एक तरीके से इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। इसके अंदर क्या होती है कि स्पेशलाइज्ड टिप होती है ऑफ सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इन्फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, मतलब उसे पकड़ते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कहाँ से? एनवायरनमेंट से। दीज रिसेप्टर आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे ईयर। ईयर के अंदर
कौन सा रिसेप्टर होता है? ईयर के अंदर होता है फोनो रिसेप्टर। कौन सा होता है? फोनो रिसेप्टर। ये किसके लिए काम करता है? हियरिंग मतलब सुनने के लिए और हमारी बॉडी के बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा देखते हैं आइस। आइस के अंदर कौन सा रिसेप्टर है? फोटो रिसेप्टर होता है। ये सीइंग मतलब देखने के लिए काम करता है। इसके बाद स्किन। स्किन में होता है थिग्मो रिसेप्टर और ये हीट और कोल्ड के लिए काम करता है और ये टच के लिए काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री जो रिसेप्टर्स होता है वो किस में पाया जाता है? नोज में। इसे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर भी कहते हैं और ये स्मेल डिटेक्शन के लिए काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं टंग। टंग के अंदर होता है गस्टरी रिसेप्टर। गस्टरी रिसेप्टर टेस्ट के डिटेक्शन के लिए काम करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी का। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके अंदर एक तो डेंड्राइट होता है, एक सेल बॉडी होती है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, एक्सॉन होता है, नर्व एंडिंग होती है। ये सब इसके पार्ट होते हैं। इसके बाद इसके पार्ट्स को यहाँ पर बताया गया है, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का सबसे पहला जो पार्ट है वो डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जो भी प्राप्त होती है वो किसके थ्रू होती है? डेंड्राइट के थ्रू ही होती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सेल बॉडी। तो सेल बॉडी ये है सेल बॉडी। ठीक है। तो सेल बॉडी एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल। जो भी इन्फॉर्मेशन जो प्राप्त होती है वो किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। फिर होता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन ये वाला पार्ट है। ये एक्सॉन क्या होता है? लॉन्गेस्ट फाइबर होती है ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये क्या करती है? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन सेल बॉडी मतलब एक सेल बॉडी से टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। और इसके बाद क्या होता है? एक और न्यूरॉन शुरू हो जाता है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में काम करती है। इसके बाद होता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स क्या होता है? जब ये एक न्यूरॉन जब खत्म होता है तो यहाँ पर कुछ जगह होती है। यहाँ पर क्या होती है? कुछ जगह होती है, इधर इधर कुछ जगह होती है। इस यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या पाया जाता है? साइनेप्स। इट इज़ द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग। जब गैप होता है नर्व एंडिंग का फ्रॉम वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। यहाँ पर क्या होता है? जो दूसरा न्यूरॉन जब शुरू होता है उसका डेंड्राइट और ये नर्व एंडिंग होती है, इसके बीच में क्या पाया जाता है? इसके बीच में पाया जाता है साइनेप्स। इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। जैसे जैसे ट्रांसफर होता है तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक। ये क्विक होता है, सडन होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, बहुत तेजी से होता है टू द स्टिमुलस। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं नी जार्क, विड्रॉल ऑफ अ हैंड टचिंग ऑफ अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे हम किसी गर्म चीज को छुएं तो हम तुरंत क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम तुरंत क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर किसी भी जैसे हम ठंडी चीज़ को छुएं तब भी हम तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और किसी गर्म चीज़ को छुएं तब भी हम क्या करेंगे? तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। इसके बाद हम चलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क को समझेंगे। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथवेज। ये क्या होता है? पाथवे होता है मतलब एक रास्ता होता है विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। जब नर्व इम्पल्स क्या करती हैं? पास ड्यूरिंग मतलब पास होती हैं रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, उसे ही कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के अंदर एक तो स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस क्या होता है? रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्किन। स्किन के थ्रू हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो उसका तुरंत क्या होता है? रिस्पॉन्ड होता है। ठीक है। जैसे हीट हो गया, यहाँ पे बताया गया है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स उसका तुरंत होगा। जैसे रिस्पॉन्स होगा इफेक्टर ऑर्गन, जैसे हमारी जो मसल्स हैं वो करेंगी। ठीक है। और ये किसके थ्रू होगा? यहाँ पे जो मेन रोल जो निभाएगा वो कौन निभाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। कौन निभाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें बता रखा है रिस्पॉन्स क्या होता है। रिस्पॉन्स आर थ्री मेन टाइप्स। रिस्पॉन्स के मेनली तीन टाइप होते हैं। एक होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री किसके कंट्रोल से होता है? फोर ब्रेन के कंट्रोल से होता है। फोर ब्रेन क्या होता है? सबसे आगे वाला पार्ट होता है ब्रेन का, जो टॉकिंग
किसके लिए? राइटिंग के लिए काम करता है। एक होता है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री कंट्रोल बाय मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से कंट्रोल किया जाता है। इसकी हार्ट बीट हो गई, वॉमिटिंग हो गई, रेस्पिरेशन हो गया। एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, मान लो जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच करेंगे तो अपना हाथ हम पीछे की तरफ खींच लेंगे, तो ये इसमें बताया गया। तो सबसे फास्ट क्या होता है इसमें? रिफ्लेक्स एक्शन सबसे फास्ट होता है। इसके बाद आगे हम चलेंगे, हमें रिफ्लेक्स एक्शन की नीड क्यों पड़ी? तो इसमें लिखा है इन सम सिचुएशन सच आर टचिंग ऑब्जेक्ट, हम जब किसी टचिंग ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, पिंचिंग करते हैं, वी नीड एक्ट क्विकली, तो हम फास्ट बहुत तेजी से क्या करते हैं? क्विकली एक्ट करते हैं। अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी हार्म, अगर हमने नहीं करा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? हार्म हो जाएगी, नुकसान पहुंचेगा। हियर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंसिस्टेड ऑफ ब्रेन, तो इसके अंदर कौन रिस्पॉन्स करवाने में काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड करती है। कौन करती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कौन काम करती है? स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद हम आगे देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मेनली वैसे 2 पार्ट में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व से मिलकर बना हुआ है और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना हुआ है। क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व कहाँ से अराइज होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। इसका शॉर्ट फॉर्म है CNS और इसका शॉर्ट फॉर्म है PNS। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया गया है कि जो ब्रेन इज मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, जो ब्रेन होता है वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी का, मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कौन काम करता है? ब्रेन, ठीक है। इट हैज़ 3 मेजर पार्ट, इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, इसके अंदर सेरिब्रम कंसिस्ट होता है। सेरिब्रम किसके लिए काम करता है? ये थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, मतलब जो भी हम सोचते हैं वो उसके लिए कौन काम करता है? सेरिब्रम। और सेरिब्रम किसका पार्ट होता है? फोर ब्रेन का पार्ट होता है। इसके अलावा ये कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, मतलब जो भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए भी काम करता है। दूसरा, स्टोर इन्फॉर्मेशन, मतलब मेमोरी को स्टोर करने के लिए भी काम करता है। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट्स, मतलब ये क्या करता है? जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको रिसीव करता है और इंटीग्रेट करता है, एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, और ये क्या करता है? हंगर के लिए, मतलब भूख वगैरह के लिए भी काम करता है। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है? कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, ये इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे प्यूपिल के साइज को चेंज करने के लिए काम करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स जो भी मूवमेंट होता है जैसे हेड का, नेक का, ट्रंक यानी कि नोस का, तो इन सब के लिए भी कौन काम करता है? मिड ब्रेन काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं मेन। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या काम करता है? हमारे बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है और वॉलेंट्री एक्शन के लिए भी काम करता है, जैसे पिकिंग पेन, जैसे हम पेन को पिक करते हैं, उठाते हैं, उसके लिए भी काम करता है। दूसरा मेड्यूला, मेड्यूला कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन करता है, ब्लड प्रेशर करता है, सलाइवेशन करता है, वॉमिटिंग के लिए काम करता है। पोन्स का काम क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसके लिए कौन काम करता है? पोन्स काम करता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये जो हमें जो डायग्राम जो समझा रखा है ये किसका? ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का। अब ह्यूमन ब्रेन के अंदर हमें इसके देखो फोर ब्रेन के बारे में बताया गया। फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो फोर ब्रेन के अंदर एक आता है सेरिब्रम, एक आता है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये इसके अंदर पार्ट आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके अलावा हिंड ब्रेन के कौन से पार्ट हैं? हिंड ब्रेन के जो पार्ट बता रखे हैं वो है पोन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम, ये बता रखा है। इसके अलावा मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं है। इसके अलावा क्रेनियम क्या होती है? क्रेनियम ये स्कल को ही कहते हैं, स्कल को ही क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो आगे देखेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड।
ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? तो ब्रेन इज द प्रोटेक्टिव फ्लूइड फिल्ड बैलून विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है, एंड इज एनक्लोज इन क्रेनियम। ये किससे एनक्लोज होता है, किससे पूरी तरीके से बंद होता है? क्रेनियम से। क्रेनियम को स्कल भी कहा जाता है और ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर बताया गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज इन वर्टिबल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड किससे एनक्लोज होती है? वर्टिबल कॉलम से। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिबल कॉलम से एनक्लोज होती है। और जो ब्रेन था वो किससे एनक्लोज होता है? वो क्रेनियम से होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके अंदर बताया कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, मतलब नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो सबसे पहले सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन जो होता है वो स्टिमुलस करता है, ठीक है, स्टिमुलस होगा। इसके बाद सेंसरी नर्व सीएनएस। सीएनएस में क्या होगा? इन्फॉर्मेशन रिसीव होएगी, प्रोसीड होएगी, डिसीजन लिया जाएगा और रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा। फिर मोटर काम करेगी। मोटर में कौन? मसल्स हमारी, वो रीअरेंजमेंट करेंगी किसी भी मसल प्रोटीन को, ठीक है। और फिर क्या होगा? फिर रिस्पॉन्स होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू का। इसके बाद हम आगे देखेंगे कुछ लिमिटेशन है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम के। तो इसके क्या लिमिटेशन है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल रीच ओनली ऑन टू दो सेल दैट कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केवल उन्हीं सेल्स में पहुंच पाती है जो कनेक्टेड होते हैं किससे? नर्वस टिश्यू से। आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द सेल टेक सम टाइम टू रीसेट मैकेनिज्म before transmitting another impulse. Cell cannot continually create and transmit impulse. Plant do not have any nervous system. इसके अंदर जो थर्ड वाला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया प्लांट के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता। इसके बाद आगे देखेंगे हम केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। केमिकल कम्युनिकेशन के अंदर टू ओवरकम द लिमिटेशन, इस लिमिटेशन से ओवरकम पाने के लिए ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये बताया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मूवमेंट इन प्लांट, प्लांट का मूवमेंट कैसा होता है? प्लांट का मूवमेंट दो टाइप से होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, एक होता है डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ कैसा होता है। तो इंडिपेंडेंट ग्रोथ में इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है टू स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस का तुरंत रिस्पॉन्स होता है, जैसे कोई नेस्टिक मूवमेंट हो गया। प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, मतलब प्लांट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल केमिकल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल चेंज देयर शेप। जैसे ही मूवमेंट होता है तो सेल की शेप क्या हो जाती है? चेंज होती है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। वो वाटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पानी उसके अंदर है। रिजल्ट इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल। अगर पानी ज़्यादा होगा तो वो स्वेल हो जाएगा और पानी कम होगा तो वो श्रिंक होता जाएगा। जैसे ड्रूपिंग ऑफ लिव्स, ड्रूपिंग होता है झुकना, जब लीफ झुक जाती है, जैसे टच मी नॉट प्लांट इज टचिंग आउट। जैसे हम टच मी नॉट वाले प्लांट को टच करते हैं तो क्या होता है? जो उसकी लीफ है वो नीचे की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। ये बताया गया। दूसरा इसमें बताया गया है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ में मतलब ये बताया गया दीज मूवमेंट आर ट्रॉपिक मूवमेंट। ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब ये क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जब कोई भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स किया जाता है तब। जैसे टेंड्रिल इसमें बताया गया है द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रो मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। ये बोल रहा है जो टेंड्रिल होती है वो अपने ऑब्जेक्ट से बहुत दूर होती है और वो बहुत तेजी से क्या करती है? ग्रो करती है, ठीक है। दीज कॉज सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्रिल अराउंड द ऑब्जेक्ट। वो क्या करती है? कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है उस पर क्या करती है? सर्कुलेटरी, मतलब जैसे बेल होती है ना, बेल के टाइप की होती है टेंड्रिल, उसी टाइप से क्या है? सपोर्ट के थ्रू, इसे सपोर्ट चाहिए होता है और ये बहुत तेज़ी से क्या करती है? ग्रो करती है। इसके बाद हम देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इसके अंदर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ में फोटोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट, जब लाइट का, इसमें क्या होता है? लाइट के थ्रू मूवमेंट होता है। जिस डायरेक्शन में लाइट ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होता है। ग्रोथ ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट, अब जो शूट होती है उसकी ग्रोथ होती है किसकी वजह से? लाइट की वजह से। अब यहाँ पे बता रखा है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। अब इसके अंदर बता रखा है ग्रोथ ऑफ रूट ऑन द सॉइल, जैसे सॉइल है। अब जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ लगती है? जैसे ज़मीन
ज़मीन जो होती है वो अपनी तरफ खींचती है। तो इसमें क्या है, रूट। रूट जो होगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, जबकि जो शूट होगा वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, क्योंकि रूट को वो अपनी तरफ खींचेगी जबकि शूट को नहीं खींचेगी। इसके अलावा केमोट्रॉपिज्म क्या होता है, इसमें मूवमेंट टू अवे द केमिकल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल्स। जैसे ओव्यूल होता है, ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल जैसे ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है, जबकि ओवरी क्या बनाती है, ओवरी फ्रूट बनाती है। तो इसमें भी केमिकल के थ्रू होता है। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है, मूवमेंट टूवर्ड्स वाटर। वाटर के थ्रू होता है, ग्रोथ ऑफ फ्रूट टूवर्ड्स द वाटर। अब जैसे हम पानी डालते हैं तो पानी कहाँ चले जाता है, पानी चले जाता है रूट में। तो रूट में चले जाता है, तो रूट में अगर पानी जा रहा है तो यानी कि वो होगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या होगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और जबकि जो शूट होगा ऊपर वाला पार्ट वो होगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, ये इसमें समझाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में, ग्रोथ के लिए काम करते हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू। अब इसके देखेंगे कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीन। ऑक्सीन का काम क्या है, सिंथेसाइज एट शूट टिप। मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, शूट पर, मतलब जो सबसे ऊपर जो शूट की जो टिप होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑक्सीन। हेल्प इन सेल टू ग्रो लॉन्गर। मतलब ये क्या करता है, सेल के साइज को लंबा करने में हेल्प करता है। इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म। इसमें फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। मतलब लाइट की रेज सीधे पड़ती हैं शूट पर, तो इसके अंदर फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इसके बाद दूसरा जो प्लांट का हार्मोन है उसका नाम है जिब्रेलिन्स। क्या नाम है, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम। ये भी किसके लिए काम करता है, स्टेम के लिए काम करता है। साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन इसका थर्ड हार्मोन है प्लांट का, जो प्रमोट करता है सेल डिवीजन के लिए। प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। मतलब ये क्या करता है, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है किसमें, फ्रूट्स एंड सीड में। इसका कौन से हार्मोन्स का, साइटोकिनिन का। इसके बाद हम देखते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये इनहेबिट ग्रोथ। ग्रोथ को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है, एब्सिसिक एसिड। कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग का मतलब होता है कि जो लीव्स हैं मुरझा जाती हैं, मुरझाने के बाद में वो नीचे गिर जाती हैं। स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड को किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में अब देखेंगे। तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कोऑर्डिनेट करता है जितनी भी एक्टिविटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनके लिए काम करता है और उनकी ग्रोथ के लिए भी काम करता है। कौन, हार्मोन्स। जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं वो सब किसकी वजह से मिलते हैं, हार्मोन्स की वजह से मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, दीज ग्लैंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट। ये कुछ प्रोडक्ट को सीक्रेट करता है, कुछ हार्मोन को अपने किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। मतलब कहाँ पर करता है, ये ब्लड के अंदर करता है। जो भी हार्मोन ये अपना निकालता है वो किसके अंदर निकालता है, ब्लड के अंदर निकालता है, इनटू द ब्लड। इसके बाद हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम भी है, इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को ही डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन एंड देयर फंक्शन। इनके कौन कौन से इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हार्मोन्स का नाम है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो कौन से ग्लैंड से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन। इसकी लोकेशन कहाँ है, क्या है, इसकी लोकेशन है नेक में प्रेजेंट होता है, गले में पाया जाता है, थ्रोट में। इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। मतलब जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए कौन काम करता है, थायराइड ग्लैंड, जिससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। इसका नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हार्मोन का नाम है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन
कौन से ग्लैंड से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। इसकी लोकेशन का क्या है? ये कहाँ पर पाया जाता है? मिड ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पर? मिड ब्रेन में। ये किसके लिए काम करता है? ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। किसके लिए काम करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन देखते हैं। तो एड्रेनालाइन क्या है? एक हार्मोन है। एड्रेनालाइन क्या है? एक हार्मोन। ये कौन से ग्लैंड से निकलता है? ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कौन से ग्लैंड से? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। इसकी लोकेशन क्या है? अबव बोथ किडनी। किडनी के ऊपर इसकी लोकेशन है। इसके अलावा इसका काम क्या है? रेगुलेट इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। हार्ट बीट को करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? एड्रेनालाइन को। और इसे फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। उड़ो लड़ो हार्मोन भी इसे कहते हैं। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, एड्रेनालाइन हार्मोन को। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है। कौन से ग्लैंड से? पैनक्रियाज से। इसकी लोकेशन क्या है? बिलो स्टोमक, स्टोमक के नीचे। इसका काम क्या है? रिड्यूस एंड रेगुलेशन ब्लड शुगर लेवल। मतलब ब्लड शुगर लेवल को ये क्या करता है? रेगुलेट और रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक सेक्स हार्मोन होता है जो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। किस में पाया जाता है? ये मेल में पाया जाता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पर पाया जाता है? ये मेल के अंदर देखने के लिए हमें मिलेगा, ठीक है। ये कौन से ग्लैंड से निकलता है? ये टेस्टिस ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है? जेनेटिकल लोअर एब्डोमेन एरिया, मतलब एब्डोमेन एरिया के नीचे पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। जो भी प्यूबर्टी के दौरान जो भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं वो सब किस हार्मोन की वजह से मिलते हैं? हमें सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मिलते हैं। इसके बाद फीमेल का भी एक सेक्स हार्मोन है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। क्या नाम है? ईस्ट्रोजन। ये कौन से ग्लैंड से निकलता है? ये निकलता है ओवरी से। किससे निकलता है? ओवरी से। और ये भी जो भी फीमेल की बॉडी में जो भी प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं वो किस हार्मोन की वजह से मिलते हैं? सब ईस्ट्रोजन की वजह से मिलते हैं। इसके बाद एक रिलीजिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है? जो कौन से ग्लैंड से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये किसका पार्ट है? ये मिड ब्रेन का पार्ट है। इसका काम क्या है? ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, मतलब स्टिमुलेशन के लिए काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हमें बता रखे हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है ये मेल का है और ये वाला डायग्राम किसका है? फीमेल का है। इसके अंदर हमें बता रखे हैं सेम ग्लैंड पाए जाते हैं। पीनियल ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पैराथायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज होता है। तो सेम ग्लैंड होते हैं। बस क्या होता है? जो सेक्स वाला जो ग्लैंड होता है ओवरी, इसमें ओवरी पाया जाता है, जबकि इसमें क्या पाया जाता है? टेस्टिस, ठीक है। ये डिफरेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी। जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वो नेसेसरी क्यों है? आयोडीन मिनरल्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन। जो आयोडीन्स के जो मिनरल्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायरोक्सिन का काम क्या होता है? वो जितने भी मेटाबॉलिज्म जो रेगुलेट करता है, किसको? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट विच इज नेसेसरी टू प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर हमें आयोडाइज सॉल्ट मिलेगा तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छी तरीके से काम कर सकता है। इट इज़ डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो गई तो हमें एक डिजीज़ हो जाएगी जिसका नाम है ग्वाइटर। और ग्वाइटर में क्या होता है? जो गला है वो फूल जाएगा, स्वेलन हो जाएगा। तो ये इसमें समझाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। डायबिटीज़ क्या होती है? एक डिजीज़ होती है, डिजीज़ इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज़। इसका कॉज क्या है? कारण क्या है? इसका कारण है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज़। ये इंसुलिन हार्मोन निकलता किससे? पैनक्रियाज से निकलता है। ये क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इसका एक ही इलाज है कि हमें क्या करने पड़ते हैं? इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं
जब हमें डायबिटीज़ डिजीज़ हो जाती है। तो ये जो हमारा चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने पूरे एनसीईआरटी जो नोट्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच।